हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा पार्ट फर्स्ट में हमने 6 टॉपिक्स को कवर किया। अब नेक्स्ट आता है नंबर 7, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का हमें एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी और उसमें क्या क्या पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्लास 8 के हिसाब से, उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सभी चीजें लेनी है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आएगा डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, है ना, ह्यूमन आई से रिलेटेड, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, है ना, कैटरेक्ट वगैरह। लेकिन बेसिकली 8th क्लास के हिसाब से हमें 2 मेन डिफेक्ट यहाँ पर डिस्कस करने होंगे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। उनमें हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मायोपिक आई और हाइपरमेट्रोपिक आई, उनके रीजन क्या है, करेक्शन कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमें डिस्कस करनी होंगी नंबर 8 में। और लास्ट हमारा टॉपिक आएगा नंबर 9, लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, उनमें इमेज फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है और कैसे हम नेचर ऑफ इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बोला था कि ये जो हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 16 8th क्लास में जो डाला गया है वो थोड़ा फ्यूचर को देखकर डाला गया, क्योंकि 10th में फिर से ये चैप्टर आएगा आप लोगों के सामने, 9th में नहीं है, ठीक है, और फिर 11th में मिसिंग रहेगा और 12th में दोबारा से आएगा। तो बहुत अच्छा है अगर आप इसको पहले ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नंबर 7। नंबर 7 जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूं। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि हमारी जो आईज होती हैं, है ना, ये एक फाइनेस्ट क्वालिटी का फोटोग्राफिक कैमरा कहा जाता है इसको, ठीक है। अब हमारे पास 2 आंखें होती हैं, ठीक, 2 आंखों के 2 फायदे होते हैं, है ना। हमारे पास 2 आंखें हैं और 2 आंखों के 2 ही फायदे हैं। अब वो बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू क्या मतलब है इस बात का? भाई सिंगल आई से, एक आंख से हम 150 डिग्री का एंगल कवर कर सकते हैं, सिंगल आई से 150 डिग्री का एंगल कवर किया जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। और इसी तरीके से जो सेकंड आई है उससे भी 150 डिग्री का एंगल कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको टोटल देखते हैं ना दोनों आंखों की मदद से, ठीक है, तो आपको लगेगा कि शायद 150 और 150 300 डिग्री, पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो नोज वाला एरिया होता है उसकी वजह से जो दोनों आंखों के जरिए टोटल एंगल कवर किया जाता है वो होता है कितना, 180 डिग्री। इसके लिए एक डायग्राम भी पॉसिबल है, बल्कि आप डायग्राम बना लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक डॉट यहां लगाइए, एक यहां पर, ये फर्स्ट आई, ये सेकंड आई, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाइए, सेम ऐसे यहां पर, है ना। अब आप देखिए जरा इसको ध्यान से कि ये जो एंगल है, मैंने तो ऐसे अप्रॉक्स बना दिया, आप अपने डी वगैरह का यूज करके इसको बना सकते हैं ना। 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है मैथ्स का जो बेसिक है कि भाई स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसको कितना डिग्री लेते हैं, 180 डिग्री। तो टोटल कितना हुआ, 180 डिग्री। ये जो एरिया आ रहा है ना, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देते हैं, ऐसे थोड़ा सा रोक देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना लगे, तो ये नोज वाला एरिया होता है, ठीक है। तो ये जो मिडल पार्ट है ना, थोड़ा सा उठा हुआ होता है इसमें, तो इसलिए वन आईज के बेसिस पर 150 डिग्री, सेकेंड आई के बेसिस पर 150 डिग्री, और ओवरऑल, है ना, कितना, 180 डिग्री। तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू इसको कहा जा रहा है। ये हमारे 2 आंखों के जो 2 फायदे हैं उनमें से एक बेनिफिट है। नंबर 2, सेंस ऑफ डेप्थ। सेंस ऑफ डेप्थ, 3D इमेज, ठीक है। नंबर 2 क्या है, सेंस ऑफ डेप्थ, गहराई का हम बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लगा पाते हैं। ये भी हमारे पास 2 आंखें हैं उसी का बेनिफिट है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए हमारी आई से रिलेटेड। और एक छोटा सा पॉइंट आप और कवर कर लेना, नोट कर लेना उसको अपने रजिस्टर में। 2.5 सेंटीमीटर ये ह्यूमन आई का जो डायमीटर है कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या है, देखिए आप जैसे ये मेरे पास मान लीजिए कोई बुक है, मैं इसको रीड कर रहा हूं, अब मैं इसको यहां से रीड कर लेता हूं, है ना। कई बार जैसे होता भी है आप लेट कर पढ़ाई कर रहे हैं ना, हालांकि नहीं करनी चाहिए, मान लेते हैं, पर आप लेट कर पढ़ाई कर रहे हैं, रजिस्टर आपने खोला हुआ है और आपने ऐसे ही स्टैंड सा बना के ऐसे करके पढ़ाई कर रहे हैं, होता है ना, मैक्सिमम यूज करते हैं इसको। तो अब होता क्या है ऐसे में, तो काफी क्लोज हो जाता है जो ऑब्जेक्ट है या जो भी आपका रीडिंग मटेरियल है, आप उसको जो देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट और आपकी आंखों के बीच में गैप काफी कम रहता है, जिससे क्या होता है थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद आपके ब्रेन में स्ट्रेन डेवलप होने लगेगा, एक तनाव जनरेट हो जाएगा, है ना, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नियर पॉइंट हमारा अप्रॉक्स कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक, जिसमें हमारे आइज पर कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं होता है। क्लियर है। तो नियर पॉइंट कितना होता है, फिक्स है। फार पॉइंट अच्छा फिक्स नहीं होता, फार पॉइंट के लिए हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब सबका अलग अलग होता है, वो तो बॉडी कैपेसिटी जो है, उसके आइज की जो कैपेसिटी है व्यक्ति की, उस पर डिपेंड करता है। कुछ व्यक्ति काफी दूर तक का देख लेते हैं, कुछ को थोड़ा नॉर्मल रेंज में ही ऑब्जर्व हो पाता है, वो अलग अलग है, लेकिन नियर पॉइंट फिक्स है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इनफाइनाइट, और आई बॉल का डायमीटर कितना, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं जरा। अब देखिए हमें ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, आप ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में पहले से भी उसको बनाकर तैयार रख सकता था, है ना, लेकिन बनते हुए देखना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको थोड़ा क्लियरिटी होगी कि भाई हाँ कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि एग्जाम में कोई आपको नेट कार्ड तो मिलेगा नहीं, है ना, कि आपने कोई भी अपना इमेजेस वगैरह ली और प्रिंटर नहीं मिलेगा कि आप फटाफट डाउनलोड करके वहाँ पर उसको पेज को चिपका देंगे अपनी शीट में, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम को ड्रॉ करना पता होना चाहिए कि कहाँ से उसकी स्टार्टिंग करनी है। प्रैक्टिस करेंगे आप 2-3 बार तो आराम से हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वैसे कई तरीके से बनाया जाता है इसको। हमारी जो आईज होती है उसका आई बॉल का डायमीटर कितना होता है, मैंने आपको अभी बताया 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अभी मेंशन किया था मैंने वहां पर उसको। तो ये डायमीटर है ना। अब देखिए ये तो एक शेप हो गई है आई बॉल की, याद रखिएगा जैसे यहाँ पर ये बेंडिंग किया गया ना, इसको सामने नहीं करना है, सामने से थोड़ा नीचे की तरफ करना है, ठीक है। और 2 लेयर दिखा देंगे काफ़ी है, और अगर आपके पास टाइम बचता है एग्जाम में तो आप उसको एक अलग से लेयर में भी दिखा दीजिए, यहाँ पे 3rd वन। वैसे तो एक्चुअल में देखा जाए तो 3 ही लेयर होती है ना, ठीक है। अब इतनी स्ट्रक्चर बनने के बाद तो अभी हमें क्या क्लियर हुआ कि भाई ये 3 लेयर हैं, ये जो पॉइंट है, जो बेंडिंग वाला पॉइंट है, इस उभार के जस्ट सामने नहीं बनाना है, उससे थोड़ा नीचे रखना है ना। अब ये जो कैविटी से बन रही है यहां पर, इस एरिया में आप थोड़ा बीच में एक ऐसे लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे, और ऊपर से ऐसे ये 2 धागे से दिखा देंगे कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर कि भाई लेंस क्या होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल आप मानिए कि इस तरह की शेप होती है, लीफ लाइक, है ना, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस भाई, क्योंकि जितनी भी रेज आती है ना, वो सभी रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिला देता है, झुका देता है, तो कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसको। ठीक है, आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ। कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन बनी रहे, है ना, कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन बनी रहे, अपनी जगह पर वो फिक्स रहे, इसके लिए क्या होता है, ये ऊपर से फाइबर जैसी स्ट्रक्चर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीलियरी मसल्स, ठीक है। और यहां पर आप ऐसे एक लाइंस दिखाएंगे, ये आपका आइरिस वाला पार्ट, ठीक है।
बीच में याद रखना है, इसको टच नहीं करना है, ये गैप छोड़ देना है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो हिस्सा बनेगा इसको बोलते हैं प्यूपिल, पुतली बोलते हैं जनरल भाषा में। ये हो गया। और वैसे तो देखो इतनी स्ट्रक्चर काफ़ी है ना, इतनी स्ट्रक्चर सफिशिएंट है 8 के हिसाब से। अगर आप इसमें थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर आई लैशेस वगैरह है ना, वो सब बना सकते हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। चलिए बना देता हूँ इसको, आप लगेगा तो उसको ऐड कर लेना, अदरवाइज इतनी स्ट्रक्चर तो ज़रूर रखनी है आपको, है ना। हल्का सा बेंड देना है आपको, ठीक है। तो ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड के लिए स्ट्रक्चर होती है। ये ऐसे लैशेस आ जाते हैं, आई लैशेस बोलते हैं ना इसको। सेम ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास ह्यूमन आई की। अब हम इसमें इसको लेबल कर लेते हैं। देखिए ये आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर, ये आपकी इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं स्केलेरा। स्क्लेरा। नेक्स्ट नंबर कोरोइड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इनर मोस्ट लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेटिना, ठीक है। तो स्केलेरा, कोरोइड और रेटिना 3 लेयर होती हैं। रेटिना को इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं, सबसे अंदर की लेयर होती है हमारे आईज में, और ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि रेटिना बनी होती है 2 प्रकार की सेल से, रोड सेल्स और कोन सेल्स, ठीक है। आई लेंस के जस्ट सामने की तरफ यहां पर इस तरह से हल्का सा मार्क कर देना। ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट ये वो एरिया होता है जहां पर अगर इमेज बनती है तो हमें काफी क्लियर दिखाई देता है, ठीक है ना। अब ये जो जितना हिस्सा ये वाला है, ये सब, इसको आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं। ये होता है विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। तो ये जो पूरा एरिया होता है यहां पर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। याद रखिएगा आई लेंस से आगे की तरफ, रेटिना से पहले की तरफ, ये पूरा एरिया सारा कवर होता है इसमें, है ना। नेक्स्ट आता है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर रेटिना तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, ठीक है। ये जो नर्व सप्लाई है इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। पहले हम अब बाकी लेबलिंग बाद में करेंगे, इनके फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए स्केलेरा, कोरोइड और रेटिना ये हमारे आंखों की 3 लेयर होती हैं, ठीक है। स्केलेरा और कोरोइड ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, बाकी रेटिना एक इनर मोस्ट लेयर है जिसका एक स्पेशल फंक्शन होता है लाइट इंटेंसिटी के बेसिस पर, ठीक है। हम जो चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं, हम जो चीज़ों को देख पाते हैं, वो रेटिना की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि रेटिना ही वो लेयर है जहां पर वो इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी हमेशा, याद रखिएगा। रेटिना से पहले बन रही है तो भी हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, और रेटिना से आगे की तरफ बन रही है इधर की तरफ तो भी हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब रेटिना में ऐसी क्या खास बात होती है, 2 स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं यहां पर, रोड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स, ठीक है। रोड डंबल जैसे होता है ना, डंबल के आकार में सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं रोड शेप्ड सेल्स, और कोन होता है ना, तो कोन के आकार की जो सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं कोन शेप्ड सेल्स। ये 2 प्रकार की सेल्स होती हैं जिसके मिलने से रेटिना बनी होती है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है ना, किसके लिए, डिम लाइट के लिए।
ब्राइट लाइट में हमें विजुअलाइज कराती हैं जो भी हम ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं उसको, ठीक है। लाइट सेंसिटिव होती हैं, ऐसा लिख दीजिए आप इसको। लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। तो रेटिना दो सेल के मिलने से बनी हुई है, याद रखना है, दो तरह की सेल के मिलने से, रोड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, विट्रस ह्यूमर, ये आई बॉल का जो इंटरनल प्रेशर होता है उसके बेसिस पर काम करता है, उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। येलो स्पॉट एक वो एरिया है जहां पर हमें चीजें क्लियर दिखाई पड़ती हैं। ये तो मानकर चलिए आप कि येलो स्पॉट से थोड़ा नीचे भी अगर इमेज बन रही तो भी हमें दिख जाएगा, लेकिन क्लियर जो इमेज दिखाई देती है वो येलो स्पॉट पर बनती है, तभी पॉसिबल है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज येलो स्पॉट पर बनेगी तो हमें काफी क्लियर दिखाई देगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये जो रेटिना ऐसे आ रही है ना, यहां पर बैंड ले रही है और इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट एक वो जोन है, एक वो एरिया है जहां पर रेटिना है ही नहीं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। इमेज यहां पर नहीं बननी चाहिए, है ना। ऑप्टिक नर्व क्या है? हमारी रेटिना पर जब इमेज बनती है तो उसकी वजह से जो सिग्नलिंग स्टार्ट होती है, उन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए यहां पर सीलियरी मसल्स, ठीक है, ये सीलियरी मसल्स है ना। सीलियरी मसल्स कौन सी वाली हैं? ये वाली, ठीक है। सीलियरी मसल्स का काम क्या होता है? वैसे तो ये एकोमोडेशन में हेल्प करती है ना। वैसे किस में हेल्प करती हैं? एकोमोडेशन में। तो सीलियरी मसल्स हमारे आंखों में पाई जाने वाली वो मसल्स है जो लेंस की विड्थ को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? लेंस की विड्थ को। लेंस ज्यादा मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, या किस तरीके से, लेंस की पोजीशन को भी बनाए रखती है, ठीक है। तो एज बढ़ने के साथ साथ सीलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं, इसलिए हम फोकस नहीं कर पाते। आपने देखा भी होगा, जैसे कुछ एजेड व्यक्ति होते हैं, वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई भी इस तरह का रीडिंग कर रहे हैं, तो वो ऐसे करते रहते हैं ना कि भाई नहीं दिख नहीं रहा है ठीक से, फिर थोड़ा पीछे करेंगे, फिर थोड़ा आगे वो करेंगे, फिर बस क्लियर हो जाता है, फिर उसको पूरा रीड कर लेते हैं। एक तरह से वो सीलियरी मसल्स की हेल्प से फोकस पॉइंट को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीलियरी मसल्स इज अ मसल्स ऑफ ह्यूमन आई विच हेल्प टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, सीलियरी मसल्स हमारे आंखों की वो मसल्स हैं जो लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करती हैं, और इसीलिए इस पावर को क्या बोलते हैं हम? एकोमोडेशन, ठीक है। एकोमोडेशन में सिंपल डिफाइन है, एकोमोडेशन इज अ पावर ऑफ ह्यूमन आई इन विच, एकोमोडेशन इज अ पावर ऑफ ह्यूमन आई इन विच अ पर्सन हेल्प टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ क्या? विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स, ठीक है। तो ये सीलियरी मसल्स का फंक्शन हुआ, और क्या फंक्शन है इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, काम आने वाला है आपके ये। अब लेंस क्या है? कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर लिख लेते हैं इसको, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी रेज आएंगी उन सभी को एक पॉइंट पर मिला देता है, ठीक है। अब ये जो दो स्टिक से आ रही है ना, ऐसे और ऐसे, इन स्टिक का नाम क्या होता है? आइरिस। क्या बोलते हैं इनको? आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या होते हैं? देखिए, आइरिस वो स्ट्रक्चर है जो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती है, ठीक है। तो सभी को मार्क कर लेते हैं ना, थोड़ा ठीक लगेगा उससे। येलो स्पॉट था हमारा, ब्लाइंड स्पॉट था, ऑप्टिक नर्व, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो आइरिस एक वो स्ट्रक्चर है जो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती है। प्यूपिल छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, है ना। ये साइड व्यू डायग्राम है ह्यूमन आई का। अब प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज एन एरिया, प्यूपिल इज एन एरिया थ्रू विच द नंबर ऑफ लाइट रेज पासेस। प्यूपिल एक वो खाली जगह होती है जिससे नंबर ऑफ लाइट रेज गुजरती हैं, ठीक है। अब अगर आइरिस पास पास आते हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, अगर आइरिस दूर दूर जा रहे हैं तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप तेज रोशनी की कांटेक्ट में हैं, मान लीजिए आप सर्दियां हो रही हैं और आप छत पर बैठे हैं, है ना, धूप थोड़ा सा ले रहे थे, विटामिन डी वगैरह ले रहे थे, ऐसा व्यू क्या आते हैं बहुत लोग,
ठीक है, उसको चलिए कभी अलग लेंगे टॉपिक को कि क्या धूप में सच में विटामिन डी होता है या कुछ और होता है ना। तो देखिए क्या होता है, आप धूप में बैठे हैं और आप अच्छी खासी रोशनी थी आपके नियर बाय और आपको कुछ काम याद आया, फिर आप नीचे आए अपने रूम में, है ना। तो तेज रोशनी से कम रोशनी वाले एरिया में जब आप जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं हमारी आइज में। आइरिस काफी दूर दूर थे, आइरिस काफी पास पास थे जब आप तेज रोशनी में थे, है ना, छत पर बैठे हुए थे। अब आइरिस पास पास क्यों थे, क्योंकि हमारा ब्रेन आइरिस की मूवमेंट को अपने आप एडजस्ट करता है, जिससे कि हमारी आंखों के अंदर एक डिसाइडेड नंबर में लाइट रेज एंटर कर सकें, क्योंकि ज्यादा लाइट रेज एंटर करेंगी तो वो भी हमारे लेंस को, आई लेंस को अफेक्ट कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं। ठीक है, तो तेज रोशनी में जब हम होते हैं ना तो आइरिस पास पास आ जाते हैं, प्यूपिल का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, जिससे कि कंट्रोल्ड वे में लाइट रेज हमारे आंखों में जा सके। ठीक, अब आप आ गए कहां पर, अपने रूम में जहां पर उतनी रोशनी नहीं है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए हमें थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई देता है, होता है ना सब। तो आइरिस को पीछे हटने में थोड़ा सा समय लगता है। अब जितने समय के लिए आइरिस पीछे हट रहे हैं उतने समय के लिए हमें थोड़ा डल अपीयरेंस होगी, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो जब आइरिस पीछे हटेंगे तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। और ऐसा क्यों करा ब्रेन ने, वो इसीलिए क्योंकि आप कम रोशनी वाले एरिया में हैं, इस समय आपकी आंखों में थोड़ा लाइट रेज ज्यादा की नीड है, इसलिए आइरिस पीछे हटते हैं, प्यूपिल का साइज बड़ा होता है। फायदा क्या होगा, थोड़ा ज्यादा नंबरिंग में लाइट रेज आपकी आंखों में पहुंचेंगी, लेंस तक पहुंचेंगी, लेंस उन्हें कन्वर्स करेगा और रेटिना पर इमेज क्लियर बन जाएगी, जो चीज आप देखना चाह रहे थे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आइरिस का फंक्शन पता चला हमें, और प्यूपिल क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट तो सिंपल है, कॉर्निया। कॉर्निया फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारे आंखों की, और कॉर्निया का काम सेम वही होता है जो हमारे लेंस का होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप, फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर है ह्यूमन आई की, जिसका फंक्शन सेम होता है जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस का होता है, ये भी कन्वर्स कराने में मदद कराती है। ये आप सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज हमारी आइज में जाए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, और यहां पर भी एक लिक्विड फिल होता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर। तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ये क्या है, ये एक वो लिक्विड कंटेंट होता है जो हमारी आंखों में कॉर्निया और लेंस के बीच में फिल होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में फिल होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। देखिए साइंस मेन यहां पर डायग्राम बनाने का जो टारगेट था, वो किस तरह से डायग्राम बनाया जा रहा है वो आपको समझना होता है, साथ में जितने भी लेबलिंग है और उनका क्या फंक्शन है, ठीक है, और कैसे उस स्ट्रक्चर को हम आसान तरीके से बना सकते हैं, इजी से इजी मेथड क्या हो सकता है। तो ये हमारा इस टॉपिक को लेने का टारगेट था। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको पहले से ही बनाकर तैयार कर सकता था, ठीक है, और आपको सिर्फ समझा देता कि भाई ऐसे ऐसे होता है ये सब चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ह्यूमन आई का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई पर। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और रजिस्टर में जरूर ड्रॉ करना, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आगे भी काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नंबर 8, डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि डिफेक्ट तो हमारी आंखों से रिलेटेड बहुत सारे हो सकते हैं ना, बायो में कोई लिमिट तो होती नहीं है, पर हमें 2 टॉपिक यहां पर कवर करने हैं। नंबर फर्स्ट जो डिफेक्ट आपको मालूम होना चाहिए वो है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया एक वो डिफेक्ट होता है जिसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं, नियर साइटेडनेस। अच्छा, नियर साइटेडनेस सुनने के बाद थोड़ा ऐसा फील होता है कि भाई शायद ये वो डिफेक्ट है जिसमें नजदीक वाली चीजें हमें नहीं दिखाई देंगी, पर ऐसा नहीं होता है ना। पर नाम सुनने पर थोड़ा ऐसा फील होता है कि भाई नियर साइटेडनेस, कुछ नजदीक की चीजों को देखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मायोपिया एक वो डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई का जिसमें व्यक्ति पास की चीजें क्लियर देख पाएगा लेकिन दूर की चीजें उसको क्लियर नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, अब देखिए डिफाइन क्या है इसका, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई in which
a person retain, in which a person retain the capacity to see nearby object, capacity to see nearby object, but loss capacity to see farthest object, farthest ऑब्जेक्ट। तो मायोपिया एक वो डिफेक्ट होता है जिसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति, है ना, ह्यूमन आई का एक वो डिफेक्ट है जिसमें कोई व्यक्ति रिटेन मतलब बनाए रखता है कैपेसिटी टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, नजदीक की चीजें तो वो क्लियर देख पाएगा, है ना, बट लॉस द कैपेसिटी टू सी द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं कि मुझे मायोपिया है ना, ठीक है, मेरी जो आईज है वो नॉर्मल नहीं है, मानकर चलते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, पर फिलहाल एक एग्जांपल के तौर पर कि मेरी जो आईज है वो मायोपिक आई है, नॉर्मल आई नहीं है। तो अब मुझे क्या होगा, पास की चीजें क्लियर नहीं दिख रही हैं, हाँ, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कंफ्यूजन क्रिएट होता है नियर साइटेडनेस से। तो पास की चीजें तो मुझे क्लियर दिखेंगी कि भाई हाँ यहाँ पर ये लिखा है ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को मान लेते हैं कोई रजिस्टर था, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर ले जाता हूँ तो मुझे क्लियर नहीं दिखाई देगा, डल अपीयरेंस होगी, तो इसको हम मायोपिया कहते हैं। जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा आगे बैठा हुआ है, बोर्ड काफी नजदीक था उससे, ना फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, तो उसको चीजें क्लियर दिख रही थी बोर्ड पर वो शैतानी कुछ करने लगा, है ना। तो अब उस बच्चे को उठाकर टीचर ने क्या किया, उठाकर मीन्स उसको शिफ्ट कर दिया, है ना, थर्ड या फोर्थ रो में। तो बोर्ड और उस बच्चे के बीच में ना दूरी बढ़ गई है, लेकिन अब उस बच्चे को मानकर चल रहे हैं कि भाई मायोपिया था उसको, तो क्या उसको क्लियर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो पास की चीज दिख जाती है, क्लियर दिखाई देती हैं, और दूर की चीज क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, देखिए रीजन में आई बॉल का डायमीटर, आई बॉल जो होती है ना उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ आई बॉल, ठीक है। तो आई बॉल का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज रेटिना पर बननी थी वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज। हमारा जो आई लेंस होता है ना, आंखों में जो लेंस लगा रहता है कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग पावर उसकी इंक्रीज हो जाती है। ये दो बेसिक से रीजन है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, देखिए वैसे तो ट्रीटमेंट ही बोलते हैं, पर एक सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति जिसको मायोपिया हो गया था, है ना, उसकी आईज जो है नॉर्मल आई नहीं है, मायोपिक आई, जैसे मैंने खुद को कंसिडर किया था अभी। अब मुझे पास की चीज़ें तो दिख पा रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूर की चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है, तो मैंने क्या किया, चश्मा वगैरह बनवाया, स्पेक्स तैयार किया, और उसमें करेक्शन के लिए एक लेंस लगवा लिया, है ना। अब जो लेंस लगवाया जाता है उसमें, ठीक, तो वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी हम उसको लिख लेंगे, पर लेकिन क्या ये एक्चुअल में ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कहना चाहिए इसको, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को कि क्या ऐसा बोलना चाहिए या नहीं। वो मत सोचिए कि बुक्स में क्या लिखा है या गूगल पे क्या डाला हुआ है, ये सब चीज़ें उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए, अपने बेसिस पर आप आंसर देखिए, ठीक है, सही है। कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि क्या मुझे ट्रीटमेंट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चश्मे में जो कॉन्केव लेंस लगा है आपने उसको यूज किया, अब चश्मा क्या करता है, उसमें जो लेंस लगा हुआ है वो क्या करेगा, जो दूर की चीज थी जो मुझे क्लियर नहीं दिख रही थी, क्या उसको उठा के पास ले आएगा, नहीं लाएगा, वो चीज तो वहीं रखी रहेगी, है ना, लेकिन उसकी इमेज थोड़ा पहले बना देगा, ठीक है। ये हमारे चश्मे में जो लेंस लगा है कॉन्केव लेंस, मायोपिया वाले केस के करेक्शन के दौरान, तो उसमें होता है ऐसा। तो जो चीज़ दूर रखी हुई है उसकी इमेज को पास बनवा देगा, और जब आप नियर बाय वाली चीज़ को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी आइज में क्या प्रॉब्लम है, पास की चीज़ें तो दिख जाती हैं, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही, तो आपके चश्मे में जो लेंस था कॉन्केव लेंस, उसने क्या किया, इसी ट्रिक का यूज़ किया कि जो दूर रखी हुई चीज़ थी, ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज को पास बनवा दिया, और फिर आपकी आइज से बोला कि भाई ये
ऑब्जेक्ट है, और वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो दूर है, इमेज को देख रहे हैं हम, है ना। तो हम नियर बाय जो देख रहे हैं वो चीज क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इमेज को देख रहे हैं। उस इमेज के आधार पे हमारे आंखों की रेटिना पर एक और इमेज बनेगी। क्लियर? तो ये चीज आप समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इसको ट्रीटमेंट कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब आप चश्मा हटा देंगे प्रॉब्लम सेम है ना। चलिए खैर, ट्रीटमेंट में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गया है? अब एक बार छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं मायोपिक आई का किस तरह से है। एक रफ शेप बनानी है, कंप्लीट स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है यहां पे। देखिए, अब ये जैसे ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर है ना। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है कि जो इमेज बननी थी वो यहां पर आनी चाहिए थी, यहां पर इस पॉइंट पर, लेकिन ये मायोपिक आई है तो इसलिए क्या होता है, इमेज यहां बन जाती है इससे पहले। ठीक है, तो देखिए रूल्स तो आपके पास नहीं है 8th लेवल पर कि भाई इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स हमें मालूम होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नीड है, आपको लगता है कि नहीं एक्स्ट्रा टाइम है, हम देख सकते हैं, तो क्लास 10th में जो चैप्टर है लाइट, उस पर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार, तो उसमें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा लेंस के केस में, है ना, कि कैसे कैसे क्या रूल्स होते हैं। ये ऐसे रेस जा रही है, जिस पॉइंट से गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। अब सोचिए आप, इमेज जो हमारी कहां पर बननी चाहिए थी, इस वाले पार्ट पर, लेकिन बन रही है यहां पर, तो रेटिना से पहले इमेज बन गई है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मायोपिक आई। मायोपिक आई। क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक था हमारा डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई में फर्स्ट पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं नंबर बी। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, इसके लिए भी एक और नाम होता है फार साइटेडनेस, है ना। सुनने में ऐसा लगेगा कि भाई दूर की चीज क्लियर नहीं दिखाई देंगी, पर हाइपरमेट्रोपिया के केस में होता क्या एक्चुअल में, दूर की चीज क्लियर दिखाई देती है, पास की चीज क्लियर नहीं दिखती, है ना, उल्टा है ना जस्ट मायोपिया की। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई in which a person conversing power of आई लेंस। ठीक है, तो ये दो रीजन है। ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है, देखिए ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए, जो हमारा नेचुरल लेंस होता है ना हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में, उसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गई है, तो हमें उसी तरह की नेचर का एक और लेंस लेना होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिक आई के केस में जो स्पेक्स वो व्यक्ति यूज कर रहा है, तो उसमें कौन सा लेंस लगा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो हाइपरमेट्रो में एक्चुअल में होता है क्या है कि दूर की चीज तो आपको क्लियर दिख रही है, पर पास वाली चीज जो है वो आपको नहीं दिख पा रही है क्लियरली, डल अपीयरेंस हो रहा है कुछ ऐसा। तो जो भी ऑब्जेक्ट नियर बाय होगा ना, उसकी इमेज को पीछे की तरफ बनाएगा, सर्टेन डिस्टेंस पर बनवाएगा, है ना। ये जो कॉन्वेक्स लेंस हमारे स्पेक्स में लगा होगा, चश्मे में लगा होता है, तो पास वाली चीज तो वहीं रखी हुई है, लेकिन उसकी इमेज पीछे की तरफ बनी होगी, सर्टेन डिस्टेंस पर होगी। अब हमारी जो आईज हैं वो उसी को रीड करेगी, मतलब इमेज को हम देख रहे हैं, इमेज की इमेज बन रही है रेटिना पर। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेसर होता है। तो हाइपरमेट्रोपी आपको क्लियर हुआ होगा कि एक वो डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई का जिसमें व्यक्ति खो देता है, कौन सी वाली कैपेसिटी खो देता है और कौन सी बनाए रखता है, ये चीज जरूर याद रखना आप। तो बनाए रखेगा कैपेसिटी फारदेस्ट के लिए और लॉस कर देगा कैपेसिटी टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट।
ठीक है, लाइन को आगे पीछे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस ये याद रखना आप पास की चीज़ क्लियर नहीं दिखेगी, दूर वाली चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर दिखाई देती है उस व्यक्ति को जिसको हाइपरमेट्रोपी वाला डिफेक्ट हुआ है। ठीक है, रीजन क्या होगा, आई बॉल का डायमीटर कैसा हो गया है, छोटा हो गया, डिक्रीज हो गया है, कन्वर्जिंग पावर कैसी हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो आप करेक्शन कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके। तो ये हाइपरमेट्रोपिक जो आई है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है हाइपरमेट्रोपिया का। अब एक बार हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए डायग्राम और बना लेते हैं ना। ठीक है, और ये आप इस तरीके से लेंस बना दीजिए, ये रफली बना रहा हूँ मैं, आप बाकी स्केल वगैरह से बनाएंगे ना तो ठीक रहेगा। प्रोसीजर लगभग सेम है, वही जैसे आपने मायोपी वाले में तैयार किया था कि भाई ये लेंस की कनेक्टिविटी हो गई, और अब जैसे ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है इसकी जो इमेज है वो शिफ्ट होकर कहाँ चली जाती है, पीछे की तरफ, है ना, रेटिना से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिक वाले केस में क्या होता है, क्योंकि आईबॉल का डायमीटर घट गया है, या तो पॉसिबल रीजन ये हो सकता है, या फिर क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है। कन्वर्जिंग पावर कम होती है तो रेज पहले ही नहीं मिलेंगी, काफी दूर तक ऐसे खिंचती चली जाएंगी, और तब जाकर फिर वो रेज कहाँ मिलती हैं, बाहर की तरफ, और इमेज यहां बनती है। ठीक है, डिफेक्ट कंप्लीट हुए, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, और एक आप पॉइंट नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं इसको यहां पर। रियल और इन्वर्टेड। ह्यूमन आई के केस में हमेशा जो इमेज बनती है रेटिना पर वो कैसी होती है, रियल होती है इमेज, और इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, इस चीज़ को जरूर याद रखना। आपने नोटिस भी किया, मैं अभी जो डायग्राम बना रहा था आपको समझाने के लिए कि हाइपरमेट्रोपिक आई या मायोपिक आई, तो एरो जो बनाया गया था नीचे की तरफ था। ठीक है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर थी वो, बाकी राइट साइड है उसे रियल बोलते हैं। वो आपको लेंस में क्लियर हो जाएगा। लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी शेप कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना। जो कॉनकेव लेंस है ये उसकी शेप होती है ना, कॉनकेव लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस। आप यहां पे ऐसे पार्टीशन सा भी कर सकते हैं इसमें, सेम ऐसे यहां पर कर दीजिए आप। अच्छा, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है और जो कॉनकेव लेंस है इनके एक एक नाम और भी हैं। कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जितनी भी रेज आती हैं टकराती हैं ये उनको झुका देता है, जिस पॉइंट से वो क्रॉस इंटरसेक्ट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस पॉइंट किधर होता है, सीधे हाथ की तरफ। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ। सेम ऐसे यहां पर रेज जब आएंगी टकराएंगी, टकराने के बाद नीचे नहीं झुक पाएंगी, इसकी शेप देखिए इस तरह से है, तो वो रेज ऊपर की तरफ चली जाती हैं। जाने वाली रेज को आप बैक साइड में बढ़ाओगे तो ये आपका फोकस पॉइंट है। इसमें ऑप्टिकल सेंटर यहां पर है। तो देखिए फोकल लेंथ कहां पर है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। सेम ऐसे यहां पर ये फोकल लेंथ है ना। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के केस में कैसी होती है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर को आप मिडिल लाइन मानिए। मैथ्स में ग्राफ होता है ना आपका, कार्टेशियन इक्वेशन वगैरह जो ग्राफ बोलते हैं, तो ये प्लस वाला हिस्सा होता है, ये माइनस वाला होता है ना। इसको आप थोड़ी देर के लिए ऑप्टिकल सेंटर ओ कंसिडर कीजिए। तो ओ से सीधे हाथ की तरफ फोकस पॉइंट है, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। ये पॉइंट तैयार हो गया। फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। ये पॉइंट यहां पर तैयार हो गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस में, फोकल लेंथ नेगेटिव है कॉनकेव लेंस में। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि भाई उसके चश्मे का जो नंबर है माइनस का 2.5 है, माइनस का 2.5, इसका मतलब उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस ही है जिसकी वैल्यू माइनस में चलती है फोकल लेंथ को लेकर। ठीक है, प्लस का बोलेगा तो कॉन्वेक्स लेंस लगा है।
अब जब आपने ये पता कर लिया कि उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, तो फिर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, अब एक बार नेचर ऑफ इमेज को लेकर जो आप रूल्स वगैरह लेते हैं। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है हमारे पास कि भाई जो आपका लेंस है ना, तो फोकल लेंथ तो क्लियर हो गई। यहां पर आप इसका दूसरा नाम लिख लीजिएगा, कॉनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग और ये होता है कन्वर्जिंग। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास एक चीज बची हुई है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसे बताई जाती है इस केस में? नेचर ऑफ इमेज, देखिए नेचर ऑफ इमेज के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको मिरर के टॉपिक में भी बताया था, नेचर ऑफ इमेज पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है, थोड़ा सा चेंज है बस। इरेक्ट, इन्वर्टेड, ठीक है, एनलार्ज, डिमिनिश, रियल, वर्चुअल। बहुत इजी है इसको सेलेक्ट करना, है ना। किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसको हम ये जो 6 पॉइंट है इनमें से कौन से 3 पॉइंट लेने चाहिए, इनमें से कौन सा आना चाहिए, यहां से कौन सेलेक्ट करना होगा और इसमें से कौन सेलेक्ट करना होगा, है ना। देखिए तरीका क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज खड़ी है ना, ऊपर की तरफ इमेज है, तो हम उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, और अगर नीचे की तरफ है तो इन्वर्टेड, सीधा और उल्टा। अब सेकेंड पॉइंट, एनलार्ज, डिमिनिश। भाई नेचर किसकी बताते हैं हम, इमेज की ना, तो आप इमेज के डायग्राम को चेक कीजिए, कंपेयर करके देखिए ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप उसे बोलेंगे एनलार्ज, अदरवाइज डिमिनिश। ठीक है, रियल, वर्चुअल, मेन पॉइंट ये है, अगर इमेज बनती है सीधे हाथ की तरफ, है ना, राइट साइड में, राइट साइड में, तो आपको बोलना है रियल, याद रखिएगा। अगर बनती है लेफ्ट साइड में, लेंस की केस की बात चल रही है ना, तो आप बोलेंगे वर्चुअल। ये छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा टारगेट पूरा हुआ, जिसमें हमने 3 मेन टॉपिक कवर किए, और वो कौन से थे, ह्यूमन आई, फिर हमने 2 आंखों के 2 फायदे समझे कि भाई क्या बेनिफिट है ना, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई जिसमें हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के टॉपिक को कवर किया, डायग्राम, रीजन, ट्रीटमेंट और ये सब स्टेटमेंट वगैरह, है ना, जो भी डिफाइन वगैरह थे उसके। फिर हमने लेंस के टॉपिक को लिया कि भाई लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं ना, उनका अदर नेम क्या है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ प्लस माइनस किस आधार पर हम लेते हैं, है ना, और उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और लास्ट हमने फिर नेचर ऑफ इमेज लेंस के लिए समझा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है 8th क्लास के लिए वो कौन से चैप्टर पर नीड है, तो मैं कोशिश करूंगा उसी चैप्टर पर वीडियो को तैयार करने की जल्द से जल्द। तो और एक खास चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।